Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया को। स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल के साथ इक्विलिब्रिया कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को, एंड जो आपके चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, आज हम डिटेल के साथ उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके बाद स्टूडेंट्स इंग्लिश है, मैथ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, कोई आपको टॉपिक समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम अपने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को डिटेल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि उन क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेबोरेट एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिटवीन द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में, और आपने उनको एग्जाम्पल के साथ शो करवाना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे, आपको पता है कि थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स, जिसको हम गैशियस फॉर्म भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखोगे आइस सॉलिड फॉर्म में है, आपने स्टेट्स मस्ट मेंशन करनी है। देन आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, तो आप एल लिखोगे, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, तो आप लिखोगे गैशियस फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच reactant are converted into products and then products are converted back into reactants। मतलब स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब आप आइस को हीट करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर, और स्टूडेंट्स जब आप लिक्विड वाटर को दोबारा से क्या करोगे, कूल करोगे, इट विल कन्वर्ट बैक इनटू आइस। तो मीन्स के स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। आप आइस को जो है वो हीट करोगे, लिक्विड वाटर बनेगा, लिक्विड वाटर को नेक्स्ट फर्दर आप हीट करोगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप वेपर्स को कूल करोगे तो वो लिक्विड वाटर बनेगा, एंड देन आप वाटर को मज़ीद कूल करोगे तो वो क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो जो रेट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के। मीन्स के स्टूडेंट्स, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब जिसमें दोनों जो रेट हैं वो इक्वल हो जाए, मतलब कि जितने रेट में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, उतने ही रेट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं बैक इनटू रिएक्टेंट। मीन्स के नो नेट चेंज, कोई भी नेट चेंज नहीं आता रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। जितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। मतलब स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे ही याद रख लें कि जब आप वाटर को हीट करोगे तो स्टूडेंट्स जितना जो आपका लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है गैशियस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, उतने ही वेपर्स दोबारा से कूल होकर कंडेंस हो रहे हैं लिक्विड वाटर में। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंडेंसिंग या कमिंग बैक इनटू लिक्विड स्टेट। तो जी स्टूडेंट्स, आप लिखोगे इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ मेल्टिंग और फ्रीजिंग इक्वल होगा एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर इक्वल। जी स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, यानी कि N2O4। ये कलरलेस गैस है, लेकिन स्लोली ये चेंज हो जाती है NO2 में और इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। आपने प्रिडिक्ट करना है कलर चेंज कैसे होता है। अगर आप N2O4 को सील फ्लास्क में रखो और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो स्टूडेंट्स जब आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हो तो N2O4 इज चेंज इंटू NO2, और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और स्टूडेंट्स इसका कलर ब्राउन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इन अ सील्ड फ्लास्क एट 100 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। द मिक्सचर विल टर्न ब्राउन ड्यू टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ NO2। अब स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, कलरलेस जो N2O4 है वो कन्वर्ट हो रही है NO2 में, तो आपका जो मिक्सचर का कलर है वो ब्राउन होगा क्योंकि NO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने प्रिपेयर करना है इथाइल एसीटेट को। कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज़ होता है एज अ थिनर इन पेंट इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स देखिए, इथाइल अल्कोहल का आपने रिएक्शन करवाना है एसिटिक एसिड के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे, इथाइल एसीटेट प्लस साथ में H2O यानी कि वाटर। अब स्टूडेंट्स, आप चाहते हो कि आपको बेटर यील्ड मिले प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या है, इथाइल एसीटेट, और आप उसमें से वाटर को रिमूव करो अपने मिक्सचर से। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही वाटर बने आप इसको रिमूव कर दो, तो आपने एक सूटेबल मेथड बताना है इस वाटर को रिमूव करने का।
तो स्टूडेंट इसके लिए आप यूज़ करोगे डीन स्टॉक अपरेटस। ये स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली रिमूव करने के लिए वाटर को फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर से। दिस अपरेटस कलेक्ट्स एंड सेपरेट द वाटर। स्टूडेंट्स ये अपरेटस क्या करेगा, वाटर को कलेक्ट करेगा और जैसे ही वाटर बनेगा ये उसको वहाँ से सेपरेट कर देगा मिक्सचर में से और आपके पास जो प्योर इथाइल एसीटेट है वो आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आप आंसर लिखोगे डीन स्टॉक अपरेटस इज यूज्ड। आप इसमें डीन स्टॉक अपरेटस यूज़ करोगे वाटर को रिमूव करने के लिए। देन आप लिख दोगे कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिमूव करता है वाटर को आपके रिएक्शन मिक्सचर में से। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज हमने कर ली, बस टॉपिक वाइज आपकी 2 ही एक्सरसाइज थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अपने MCQs को। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टूडेंट्स पहला MCQ है वो आपसे पूछ रहे हैं अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों हाई हो तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए है इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। सेकेंड MCQ है स्टूडेंट्स आपने कंपोनेंट्स बताने हैं जब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे। आपको पता है कि हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं लाइटनिंग के प्रेजेंस में, हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स इसका आप करेक्ट ऑप्शन लिखोगे D N2NO2। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड MCQ है एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट ने 1 मोल PCl5 के एक कंटेनर में रखे, उसको उसने कंटेनर ए का नाम दिया एंड 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड PCl5 उसने कंटेनर 2 में रखे। अब स्टूडेंट्स उसका उसने कंटेनर बी का नाम दे दिया। अब वो दोनों कंटेनर सील्ड पैक हैं, जब आप इसको हीट करोगे सेम टेम्परेचर रखा है, इक्विलिब्रियम उनकी स्टेट आ गई है, तो आपने गेस करना है किसमें कंपोजिशन मिक्सचर की किस कंटेनर में ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स थर्ड वाले का करेक्ट ऑप्शन ए है बोथ द कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 4 है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इसको हम बोलते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं स्टील में, ग्लास में एंड पेपर इंडस्ट्री में। ये एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है और कैसे बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम से, यानी कि जब CaCO3 की डिकम्पोजिशन होती है तो CaO बनता है प्लस साथ में CO2। तो स्टूडेंट्स आपने चूज़ करना है कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस करेंगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम को। स्टूडेंट्स 4 वाले का करेक्ट ऑप्शन बी है हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5 है विच कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स 5 वाले का करेक्ट ऑप्शन सी है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स MCQ 6 है वाई द गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक। स्टूडेंट 6 वाले का करेक्ट ऑप्शन सी है बिकॉज द गैस इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर हैंस इट कम्स आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज। MCQ नंबर 7 है द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7 का ऑप्शन बी है द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। स्टूडेंट्स ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब ये बैकवर्ड रिएक्शन फेवर क्यों होगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 और नंबर ऑफ मोल्स अगर आप प्रोडक्ट के काउंट करो 1 इसके और 1 इसके कितने हो गए 2। तो स्टूडेंट्स जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपका जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पोजीशन वो वहाँ पे शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट वाली साइड पे कम है इसलिए आपका रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा और मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा, मीन्स कि वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इसीलिए स्टूडेंट्स आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो, फिर उसमें जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें। इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8 है व्हेन द रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल वन। स्टूडेंट्स वो कहते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल वन कब होता है। 8 का करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स है ए, इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 9 है इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल। तो आप लिखोगे सी वाला, दे आर यूजफुल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम लाइज फॉर टू द राइट साइड। राइट साइड मीन्स अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे फिर ही आपके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 10 है व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड। 10 का करेक्ट ऑप्शन ए है दे विल रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 84 एंड 85 पे। जी स्टूडेंट्स आप लिखोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड
जब आपका रिएक्शन प्रोसीड करना मीन्स के चलना ही बंद हो जाए तो उस टाइम पे आप क्या कहते हो, ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। नो ऑब्जर्वेबल चेंज अगर आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, मीन्स कि आपका रिएक्शन टोटली स्टॉप हो गया है, तो उसको आप क्या कहते हो कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसमें स्टूडेंट्स आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, द बिल्डिंग्स रिमेन स्टैंडिंग रैदर देन फॉलिंग डाउन। तो स्टूडेंट्स ये किसकी एग्जाम्पल में आएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टूडेंट्स आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लिखोगे यहाँ से व्हेन आप खुद से ऐड करोगे, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे एट रिजल्ट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से एट दिस स्टेज द रिएक्शन इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इट अपेयर्स एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन इन द रिएक्शन वेसल एज द concentration of both reactant and product molecule do not undergo any change at this stage, since the reaction did not cease in this case static equilibrium, rather it keeps on going in both the direction. This state is called dynamic equilibrium state. तो स्टूडेंट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट वो है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे इस स्टेज पे रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से लिखने के बाद जब आप लिखोगे ना इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो It keeps on going in both the direction. This state is called dynamic equilibrium state. अगर आप इतना याद करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी लिखो क्योंकि उसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसमें इतना भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2H2O इज कन्वर्टेड इनटू 2H2 प्लस O2, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे द रिएक्शन इज ड्राइवन फॉरवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसका देखिए आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप दे रही हो तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो मीन्स कि अगर आप इसमें इन्हेंस करोगे इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इन्हेंस डिकम्पोजिंग H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, यानी कि आपका जो रिएक्शन है वो कैसे इफेक्ट होगा, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा, इन्हेंस होगी डिकम्पोजिशन H2O की और वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इसमें आप ये लिख दोगे द रिएक्शन इज ड्राइवन फॉरवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम यील्ड कैसे ले सकते हो, तो स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने नीचे मेंशन किया है 3 आपके वेज हैं जिससे आप मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हो। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स रिमूव कर दे प्रोडक्ट्स को। आप कंटिन्यूसली रिमूव करोगे प्रोडक्ट्स को तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट की साइड पे, मीन्स कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा। सेकंड है स्टूडेंट्स आप इंक्रीज कर दो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को। अगर आप रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे, मोर रिएक्टेंट ऐड करोगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। थर्ड है स्टूडेंट ऑप्टिमाइज टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स आप इसमें ऐसी कंडीशन को एडजस्ट करोगे, ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर रखोगे कि आपका रिएक्शन जो है वो फेवर करे कि वो किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि किस तरह से आप टेम्परेचर को मैक्सिमम क्या कब करोगे, मिनिमम कब करोगे तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा, तो उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी आप यही याद रखें कि आपने ऐसी कंडीशंस को रखना है क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, तो इसमें इसलिए आप यही लिख दोगे कि आपने इस तरह से प्रेशर एंड टेम्परेचर को एडजस्ट करना है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 88 पे। लेट्स डिस्कस। स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ऐड कैटलिस्ट टू स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप इसमें लिखोगे कि आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है कैटलिस्ट को ताकि आपके दोनों, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों रिएक्शन को स्पीड अप करता है, फॉरवर्ड को भी एंड रिवर्स को भी। देन आप लिखोगे इन्हेंस रिएक्टेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स आप रिएक्टेंट को इस फॉर्म में लेके आएँ कि उनकी इंटरेक्शन आपस में इन्हेंस हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन करें और आपको क्या दें, प्रोडक्ट। थर्ड आप लिखोगे बूस्ट काइनेटिक एनर्जी। आप स्टूडेंट्स अपने रिएक्टेंट को हीट करो, अगर तो वो रिएक्शन आपका इस तरह से है कि हीट करने से आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो आप उनकी काइनेटिक एनर्जी को बूस्ट अप करो कि वो ज़्यादा कुलिगन होगी और आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा आएंगे। इंश्योर यूनिफॉर्म रिएक्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आप इंश्योर करो कि आपके जो रिएक्टेंट हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली है, आपस में जो है वो रिएक्शन अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं कि हम किस तरह से जो है वो
इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी से अटेन कर सकते हैं और उसका हम टाइम जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है कि अगर आप इस रिएक्शन में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करो तो फॉलोइंग रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में अभी आ गया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, इनके जो रेट हैं वो सेम हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, उनके रेट में जो है वो कोई नेट चेंज आपको शो नहीं हो रहा, मीन्स के इक्विलिब्रियम आ गया है। अब अगर आप इस कंडीशन में इस स्टेट पे अगर आप अब प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो स्टूडेंट्स क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 + 1 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2। तो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के तो उसमें प्रेशर इंक्रीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अभी स्टूडेंट्स हमने MCQs में डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम थे और प्रोडक्ट के ज़्यादा थे, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो बैकवर्ड जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो तो आप लिख दोगे इंक्रीजिंग प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सम रिएक्शन इरिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 88 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले का आंसर है द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी डिटरमाइन रिवर्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, जो गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स का जो डेल्टा जी का डिफरेंस है वही डिटरमाइन करेगा रिवर्सिबिलिटी को, यानी कि कितना डिफरेंस है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनका जो लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू बहुत लार्ज होती है और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें डेल्टा जी क्लोज टू 0 होता है, मीन्स कि उसमें इतना एनर्जी चेंज नहीं होता। ये भी स्टूडेंट्स हमने MCQ में डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे जिसमें जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा जी की वैल्यू है वो 0 हो। तो स्टूडेंट्स, हमने MCQ भी सॉल्व किया था, तो इसका आंसर भी आप यही लिख दोगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वही डिटरमाइन करती है रिएक्शन रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई आर कंबस्शन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 89 पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसमें आप लिखोगे क्योंकि जो कंबस्टन रिएक्शंस हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, उसमें फॉर्मेशन होती है स्टेबल प्रोडक्ट्स की लाइक CO2 एंड H2O। तो पहले तो रीज़न स्टूडेंट्स ये आगे कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, जो इसमें एनर्जी चेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे। उसमें जो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत हाई लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव मीन्स कि ये शो करेगा कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सो है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अभी हमने स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो अगर डिफरेंस जो आएगा ज़्यादा डिफरेंस होगा गिब्स फ्री एनर्जी में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स मोस्टली जो कंबस्टन रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकंड रीज़न ये है कि उसमें स्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि CO2 एंड H2O, तो इसलिए ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो आंसर हैं वो बुक के ऊपर ही मेंशन हो उसी चैप्टर में, तो स्टूडेंट्स आप भी ऐसे ही किया करें। आपने भी कोशिश करनी है कि आप जो है कम से कम आपको थोड़ी सी भी आपको अगर स्पेस मिले तो आप उसका आंसर बुक में ही लिखा करें स्टूडेंट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने कोई नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने कोई नोट्स लिखे होंगे, कहीं आपने नोट्स पे कोई स्टिकी नोट्स पे कुछ लिखा होगा, तो अगर आपके स्टूडेंट्स वो मिसप्लेस हो गए तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे मैं स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करती हूँ, मैं इसीलिए मैं भी लिखती हूँ, अदरवाइज स्टूडेंट्स मैं भी आपके लिए सेपरेट से कोई PDF फॉर्म में लिख दूँ, वर्ड की फाइल बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। तो स्टूडेंट्स मैं इसीलिए बुक पे लिखती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मोटिवेट हो, तो आपको भी स्टूडेंट्स पता हो कि हमने भी इसी तरह से बुक के ऊपर ही आंसर लिखने हैं, क्योंकि अभी आप जो है वो इतनी आपके बड़ी क्लास नहीं है कि आप सेपरेट से नोट्स बना के उनको अपने पास सेव कर लें। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे वो मिसप्लेस हो जाएंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए बेटर है कि आप अपने आंसर को बुक के ऊपर ही लिखें ताकि लास्ट में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें जो है वो अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके जो आंसर हैं वो बुक में से ही हों, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपके जो ज़्यादातर मोस्टली आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, इसलिए फिर यह है कि आपको अलग से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मस्ट आपने बुक पे ही लिखने हैं। लॉन्ग अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने खुद से लिखना है, मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो स्टूडेंट्स उसको बस आप सेपरेट से लिख के वो भी आपने एक फ़ाइल लेनी है, ऊपर केमिस्ट्री का टैग लगा के आपने इसमें सारे अपने केमिस्ट्री के ही लॉन्ग क्वेश्चन को उसमें सेव करना है। तो जी स्टूडेंट्स,
अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 3 को, आप किस तरह से एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज कर सकते हैं और इसका उल्ट आप किस तरह से करेंगे, रिवर्सिबल को आप फिर कैसे इरिवर्सिबल में चेंज करेंगे। तो जी आइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी हमें मिलेगा पेज नंबर 89 पे। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, मुझे थोड़ी भी कोई स्पेस मिलती है तो मैं उस पर आपका आंसर लिख देती हूँ ताकि मुझे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, सेपरेट से आपको जो है वो नोट्स ना बनाने पड़े। तो स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप कैसे बना सकते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोवाइड एनर्जी, आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, आप यूज़ करोगे कैटलिस्ट को टू फैसिलिटेट रिवर्स रिएक्शन एंड मेकिंग। अब स्टूडेंट्स, आप रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में कैसे चेंज करोगे, रिमूव प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दोगे तो आपका रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो रिवर्सिबल को, रिएक्शन को किस में चेंज कर दोगे, इरिवर्सिबल में। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अल्टर प्रेशर टेम्परेचर टू फेवर वन कंडीशन, आप इस तरह की प्रेशर टेम्परेचर रखेंगे जो फेवर करेगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी कि आपका रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड से, आपका रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डू द फेज चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप सेम वही वाला स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी टॉपिक वाइज, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का यही था। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि वो रिवर्सिबल चेंज है, तो आप लिखोगे फेज चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर इज रिवर्सिबल। स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपका रिवर्सिबल चेंज है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, जो सेम आपने उसमें लिखा था आइस इनटू लिक्विड वाटर एंड लिक्विड वाटर इनटू वेपर, सो सेम आप वही सेम वो जो आपका क्वेश्चन का आंसर था वही आप इस आंसर में लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्किप हो गया है, हाउ डू यू नो इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जी स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर लिखोगे, पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आप लिखोगे, लार्ज के वैल्यूज़ ऑफन इंडिकेट इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर के वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज होगी तो आप जो है वो पता चल जाएगा आपको कि आपका रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। इसके बाद है स्टूडेंट सेकंड आप लिखोगे, रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन विदाउट नो रिवर्स रिएक्शन, यानी कि आपका रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी आपके पास रिवर्स रिएक्शन के कोई भी साइन शो नहीं होंगे कि आपके प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेड में चेंज हो रही हैं। थर्ड आप लिखोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन हैव इक्विलिब्रियम स्टेट नेवर गो टू कंप्लीशन। थर्ड, आप रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टूडेंट्स पहले 2 इरिवर्सिबल के थे और तीसरा पॉइंट रिवर्सिबल का है कि आप रिवर्सिबल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप देखोगे आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी और वो कभी भी कंप्लीशन शो नहीं करेगा, आपको चेंजेस शो होते रहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, आप इसी की एग्जांपल ले लें, N2O4 के डिकम्पोज होकर आपको देता है NO2, तो आप देखोगे N2O4 कलरलेस है, लेकिन जो NO2 है वो ब्राउन कलर के है, तो आप देखते रहोगे कि आपका रिएक्शन कलरलेस से ब्राउन से कलरलेस में चेंज होता रहेगा। ये मैंने बहुत ही आपको ईजी मिसाल से समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरह से जो है वो अब देखते जाओगे कि हमारा जो चेंजेस शो होते रहेंगे आपको कि रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड में और बैकवर्ड से फॉरवर्ड में चेंज हो रहा है। और अगर तो आपका ऐसे होगा, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, लार्ज के वैल्यूज़ होगी और रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगी उसकी, यानी कि एक दफ़ा अगर ब्राउन कलर की फॉर्मेशन हो गई है तो वो अब चेंज दोबारा से नहीं होगी, कलरलेस फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही जो है वो ईजी से ईजी, बेस्ट से बेस्ट वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्वेश्चन के आंसर की अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, सॉल्व एक्सरसाइज आप तक पहले पहुंच सके। स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।